सा एक डिफरेंस होता है। जैसे दोनों अरेंजमेंट आपको दिखते हैं, मैट्रिक्स भी नंबर्स का अरेंजमेंट होता है, डिटर्मिनेंट भी नंबर का अरेंजमेंट होता है कि नहीं। तो जब आप किसी का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं, सही है, तो वो एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, सही है। जो वैल्यू आप कैसे निकालते हैं, आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं सम ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो स्लैश कॉलम विद इट्स कोफैक्टर्स। अब ये कोफैक्टर क्या होता है इसकी बात हम बाद में करेंगे। तो उसके कोफैक्टर से किसी रो या कॉलम के एलिमेंट को आप मल्टीप्लाई करके क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो उससे एक वैल्यू बनती है, उस वैल्यू को हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। अब कोफैक्टर की जब बात आएगी तब कोफैक्टर समझ लेंगे क्या होता है। अभी के लिए समझ लो कि ये जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अभी के लिए बस ये समझ लीजिए डिटर्मिनेंट एक वैल्यू होती है, ठीक है। अच्छा, मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होता है। मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होता है। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होता है इन रोज एंड कॉलम। मतलब रोज और कॉलम में आप अपने एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करके लिखते हैं, तो उस अरेंजमेंट को हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैट्रिक्स में क्या होता है, एलिमेंट को डिफरेंट रोज और कॉलम में रिप्रेजेंट करके लिखा जाता है, तो उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं मैट्रिक्स। और उस अरेंजमेंट की वैल्यू निकालने का एक तरीका है कि उसके किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो डिटरमिनेंट बन जाता है। ये बेसिक सा डिफरेंस हो गया जो आपने उस समय पढ़ा होगा, सही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करके बोलूं, तो जैसे मैंने कहा कि ये एक मैट्रिक्स है 2 3 4 1, सही है, तो ये एक मैट्रिक्स हो गई। अच्छा, इसी को अगर आप ऐसे लिख दो 2 3 4 1, तो ये एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई जिसकी वैल्यू हो गई 2 माइनस 12, दैट इज -10। तो ये अरेंजमेंट आपका क्या हो गया, डिटर्मिनेंट का, और ये अरेंजमेंट आपका क्या हो गया, मैट्रिक्स का। अच्छा, दोनों ही अरेंजमेंट है, दोनों ही अरेंजमेंट है। इसमें इस अरेंजमेंट की वैल्यू रिप्रेजेंट होती है, दैट इज -10। इसमें क्या है कि आपको ये अरेंजमेंट डिफरेंट रो और डिफरेंट कॉलम में रिप्रेजेंट किया जाता है, सही है। अब कुछ वर्ड होते हैं, जैसे आपने कहा कि एक मैट्रिक्स है, क्या आपने कहा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जैसे m क्रॉस n है, तो इसका मतलब ये हो गया कि उस मैट्रिक्स में m रोज हैं और n उसमें क्या है, कॉलम है। मेरी बात समझ में आई। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको दिया हुआ है, तो वो ऑर्डर आपको ये बताता है कि उस मैट्रिक्स में m रोज और n कॉलम है। ये ध्यान रखिएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से, ठीक है। अच्छा, इसी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के हिसाब से अगर हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे चलें, मतलब कितने टाइप्स की मैट्रिक्स आप देखेंगे, तो क्वेश्चंस में कभी कभी उसी टाइप की मैट्रिक्स लिख देता है, तो ऑप्शन वाइज आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप की मैट्रिक्स को आप क्या बोलते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले देखिए रो मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं, अच्छा, रो मैट्रिक्स में क्या होगा कि मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होगी, है ना। अच्छा, जैसे आपने ये मैट्रिक्स लिखी है, तो इस मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन हम कर लेते हैं ए, ठीक है। तो उसमें हो गया ए आई जे ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ए आई जे का मतलब हो गया एलिमेंट बिलोंग्स ith रो एंड jth कॉलम। मतलब कोई भी एलिमेंट ए आई जे रिप्रेजेंट करेगा जो ith रो और jth कॉलम में बिलोंग करेगा। m आपने पढ़े हैं नंबर ऑफ रोज हो गई, और n जो है वो क्या हो गया, नंबर ऑफ कॉलम्स हो गया। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी मैट्रिक्स का, ठीक है। अच्छा, जो i की वैल्यू है वो स्टार्ट होगी 1 से लेके कहाँ तक जाएगी, मैक्सिमम m तक। जो j की वैल्यू है वो स्टार्ट होगी 1 से और कहाँ तक जाएगी, n तक। ये हो गया आपका जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ये आपका क्या हो गया, दैट इज जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। किसी जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है।
उसी मैट्रिक्स को आप ए आई जे, जहाँ पे ए आई जे उसका जनरल एलिमेंट हो गया, जो एलिमेंट ith रो और jth कॉलम को बिलोंग करता है। ए आई जे उसका जनरल एलिमेंट हो गया जो ith रो और jth कॉलम को बिलोंग करता है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये मैट्रिक्स का जनरल, अच्छा ए आई जे एलिमेंट ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट हो गया, m नंबर ऑफ रोज n नंबर ऑफ कॉलम हो गए, तो i की वैल्यू जो है 1 से m तक जाएगी और j की वैल्यू 1 से n तक आएगी। तो अगर इसके हिसाब से आप इसी मैट्रिक्स को लिखेंगे, जैसे आपने कहा कि एक मैट्रिक्स आपने लिखी ए आई जे ऑफ ऑर्डर 3x3, तो अगर इसके आप एलिमेंट लिखना चाह रहे हैं तो क्या लिखोगे? पहला एलिमेंट A11 होगा, फिर A12, फिर A13, फिर A21, A22, A23, फिर A31, A32 और A33। ये हो गया 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का अरेंजमेंट। सही है। तो कई बार क्या होता है कि मतलब आपसे सिर्फ इसी अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आपको इसी ए आई जे एलिमेंट की वैल्यू आई और जे के टर्म में दे दी जाएगी, तो आपको उसके हिसाब से एनालिसिस करना पड़ेगा। सही है ना? जैसे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से पहले अगर हम यही चीज पढ़ें, जैसे हमने कहा कि फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ए है जिसका जनरल एलिमेंट ए आई जे ऑफ ऑर्डर 2x3 दिया हुआ है, और यहाँ पर आपसे ये कहा गया है, ठीक है, वेयर ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे, तो बताओ मैट्रिक्स क्या होगी? तो तुरंत आप क्या लिखेंगे भाई? जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? पहला एलिमेंट होगा भाई, 2 रो हैं उसमें, ठीक है ना, और 3 कॉलम है, तो A11 हो गया, है कि नहीं, और A12 हो गया और A13 हो गया, फिर A21 हो गया, A22 हो गया और A23 हो गया। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं भाई? 2 इसमें नंबर ऑफ क्या थे? रो, और 3 नंबर ऑफ कॉलम थे, तभी तो इसका ऑर्डर क्या था? 2x3 था। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? अब उसी हिसाब से आप सारे एलिमेंट लिख दो भाई। ए आई जे की डेफिनेशन क्या दे रखी है? आई प्लस जे, तो A11 का मतलब क्या हो गया? 2 3 4 3 4 5। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? अरे हाँ या ना? क्या है, मेरी बात समझ में आई? अच्छा, यहीं पे आपसे एग्जांपल वाइज ऐसे भी कहा जा सकता है कि एक एलिमेंट ए आई जे है ऑफ ऑर्डर सपोज 3x4 दिया हुआ है, ठीक है, और ए आई जे की डेफिनेशन दे रखी है, ये आई प्लस जे होगा जब आई जे से बड़ा होगा, ठीक है, और आई माइनस जे होगा जब आई जे से छोटा होगा, और 2 होगा जब आई जे के बराबर होगा। ऐसे करके एक डेफिनेशन दे दी गई, और आपको बताना है अब जो ये मैट्रिक्स होगी ये क्या होगी। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? कि जब आई जे से बड़ा होगा तो एलिमेंट आई प्लस जे होगा, जब आई जे के बराबर होगा तो एलिमेंट 2 बन जाएगा, और जब आई जे से छोटा होगा तो एलिमेंट आई माइनस जे हो जाएगा। अब सेम अगर आप एग्जांपल वाइज इसको लिखना चाहेंगे तो वही भाई, इसमें 3 रो और 4 कॉलम होंगे, है कि नहीं? तो अगर हम इसको एलिमेंट वाइज लिखें तो A11, A12, A13, A14, सही है ना, A21, A22, A23, A24, बोलिए A31, A32, A33 और A34, यही तो होगा वो, बोलो भाई। अच्छा, अब अगर हम इसका आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई? जब आई जे के बराबर होगा तो एलिमेंट 2 होगा, जब आई जे से ग्रेटर होगा तो एलिमेंट आई प्लस जे होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? और जब आई जे से लेस होगा तो वो आई माइनस जे होगा। तो पहला एलिमेंट बराबर है तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आई जे से ग्रेटर है कि नहीं है, सॉरी आई जे से लेस है कि नहीं है, तो ये आई माइनस जे रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर भी आई जे से लेस है, यहाँ पर भी आई जे से लेस है, यहाँ पर आई जे से ग्रेटर है तो ये आई प्लस जे हो जाएगा, यहाँ पे आई जे के बराबर है, यहाँ पर क्या है, आई जे से, बोलिए, लेस हो गया तो ये -1 आएगा, ये -2 आएगा, यहाँ पर ग्रेटर हो गया तो क्या आ जाएगा 4, यहाँ पर भी ग्रेटर हो गया तो क्या आएगा 5, यहाँ पर भी इक्वल हो गया तो क्या आ जाएगा 2, यहाँ पर क्या हो गया, लेस हो गया, आई जो है वो जे से लेस होगा तो आंसर क्या आएगा, आई माइनस जे -1। क्या ये अरेंजमेंट सबको समझ में आया, ये बताइए? जैसे A22 है ना, एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, तो उसके हिसाब से ये अरेंजमेंट लिखे गए हैं। समझ गए कि नहीं भाई? तो इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे। अब हम बात करते हैं जनरल, ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। सही है ना? चलिए, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जनरल इसी को उठा लेते हैं, ए आई जे ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, ये एक मैट्रिक्स है। इसी मैट्रिक्स के हिसाब से हम सारे मैट्रिक्स के टाइप पढ़ते जा रहे हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब हो गया, देखिए जनरल, आपका ए आई जे एलिमेंट होगा बट उसमें एक रो होगी और n कॉलम होंगे। समझ में आया?
मतलब j की वैल्यू 1 से लेके n तक होगी, बट i की वैल्यू सिर्फ 1 होगी, मतलब मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होगी। ओके, अच्छा यहीं पे अगर मैं कॉलम मैट्रिक्स की बात करूं, तो कॉलम मैट्रिक्स भी अब नाम से समझ में आ रहा होगा। तो कॉलम मैट्रिक्स जब आप लिखेंगे तो उसमें एक कॉलम हो जाएगा, तो उसी मैट्रिक्स को आप क्या लिखेंगे, ए आई जे ऑफ ऑर्डर m क्रॉस 1, यानी अब जो है वो i की वैल्यू 1 से लेके m तक रहेगी और उसमें j सिर्फ एक रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं बताओ। तो रो मैट्रिक्स का मतलब, रो मैट्रिक्स का मतलब एक रो, समझ गए। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब, बोलिए, एक कॉलम। समझ में आ गया कि नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे किसी क्वेश्चन में कहा गया कि एक रो मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब सारे एलिमेंट आपको एक रो में लेने हैं। बात समझ में आई। जैसे एग्जांपल वाइज अगर मैं आपसे कहूँ 1 2 3, सही है, तो ये 1 क्रॉस 3 की रो मैट्रिक्स है। अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं 2 3 4, सही है, तो ये 3 क्रॉस 1 की कॉलम मैट्रिक्स है। क्या एग्जाम्पल समझ में आया सबको, बोलो। सही है। तो रो और कॉलम मैट्रिक्स ए आई जे के हिसाब से आप समझ गए, बोलिए। अच्छा, अब m और n रो और कॉलम है, ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, m n से ग्रेटर भी हो सकता है, m n से लेस भी हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही। तो उसके हिसाब से अगर मैं आपसे कहूं कि एक मैट्रिक्स आपने ए ली है, ए आई जे ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, अगर m n से ग्रेटर है तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा हो जाएंगी, हाँ है ना। अगर नंबर ऑफ रोज ज्यादा हो जाएंगी तो मैट्रिक्स रो वाइज ज्यादा होगी, कॉलम वाइज कम होगी। तो इसका मतलब मैट्रिक्स क्या कुछ ऐसा नजर आएगा ना आपको, बोलिए। अगर एम एन से ग्रेटर होगा तो नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम से क्या होंगी, ज्यादा हो जाएंगी। अच्छा, अगर एम एन से लेस होगा तो नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज से ज्यादा हो जाएंगे। तो ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, ये वर्टिकल अरेंजमेंट है। तो अगर एम एन से ग्रेटर है तो उसे हम कहते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। मेरी बात समझ पे आ रहा है। अगर एम एन से ग्रेटर है तो उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, अगर m जो है वो n से लेस है तो उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, सही है। और अगर m n के बराबर है तो उसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो यही है कि जब रो और कॉलम सेम हो जाते हैं तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, सही है ना। अब इसमें मतलब ये अरेंजमेंट वाइज है, बस सिर्फ उसको उस हिसाब से समझ लीजिए कि हाँ भाई ये होने पे ये मैट्रिक्स है, ये होने पे ये मैट्रिक्स है और ये होने पे ये मैट्रिक्स है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, समझ में आया कि नहीं। इसमें जो इम्पोर्टेंट अरेंजमेंट है मैट्रिक्स का वो ये वाला है। बात क्लियर हो रही है कि नहीं। तो m जब n से ग्रेटर होगा मतलब नंबर ऑफ रोज बड़े होंगे तो उसे हम वर्टिकल मैट्रिक्स कह देंगे। जब नंबर ऑफ कॉलम बड़े होंगे, ज्यादा होंगे मतलब, तो उसे हॉरिजॉन्टल कह देंगे। और जब इक्वल होंगे तो उसे हम क्या कह देंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ में आया कि नहीं। तो अब हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स में हम इसको क्या लिखेंगे, ए आई जे ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, सही है ना। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, हमेशा n क्रॉस n होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई। जनरल एलिमेंट ऑर्डर 3 क्रॉस 3, उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। अच्छा, अब स्क्वायर मैट्रिक्स के हिसाब से अगर आप देखो, सही है ना, अगर हमने कहा कि ए जो है, अब देखिए अगला जो सेक्शन जो मैट्रिक्स का आएगा, जैसे आपने एक मैट्रिक्स ली ए आई जे ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर और वो सेम है। तो इसमें सबसे पहला आता है डायगोनल मैट्रिक्स, सही है। डायगोनल मैट्रिक्स नाम से ही पता चल रहा है कि एलिमेंट सिर्फ डायगोनल में होंगे, सही है ना। एलिमेंट सिर्फ कहाँ होंगे, डायगोनल में होंगे। यानी कि अच्छा एक चीज, अच्छा डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ाने से पहले मैं एक चीज और बता देता हूँ। जैसे ए आई जे आपने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखी, सपोज वो n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो मैं उस मैट्रिक्स अरेंजमेंट को अगर लिखूंगा तो A11 A12 A13 से लेके A1n, अच्छा A21 A22 A23 से लेके A2n, अच्छा A31 A32 A33 से लेके A3n, ऐसे करते करते AN1 AN2 AN3 से लेके ANn, ये वो मैट्रिक्स का अरेंजमेंट आया निकल के। दिख रहा है कि नहीं। अच्छा, आप ध्यान से देखते जाइएगा।
इसमें जो जहां पर आई और जे इक्वल है वो सारे एलिमेंट ऑन द डायगोनल हैं कि नहीं? बोलिए, ये सारे एलिमेंट कहाँ है भाई? ऑन द डायगोनल है कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। अच्छा, ये सारे बोलिए, ये बात समझ में आ रही कि नहीं? तो इसका मतलब अगर आप इस अरेंजमेंट को देखें तो हम ये कहेंगे कि ए आई जे एलिमेंट है अगर आई जो है वो जे से ग्रेटर है, आई जो है वो जे से ग्रेटर है, तो आप बिलो दी डायगोनल के एलिमेंट की बात कर रहे हैं कि नहीं? देखो जरा ध्यान से। और अगर आई जे के बराबर है तो आप ऑन द डायगोनल के बात कर रहे हैं कि नहीं? बोलिए। और अगर आई जे से लेस है तो आप अबव द डायगोनल एलिमेंट की बात कर रहे हैं कि नहीं? मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अब आज के बाद मतलब अभी के बाद अब आगे डिस्कशन में ध्यान रखिएगा कि अगर मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखूं ए आई जे, ठीक है, और मैं कह दूं कि आई जे से ग्रेटर है तो वो एलिमेंट बिलो दी डायगोनल्स की बात चल रही होगी। आई जे के बराबर है तो एलिमेंट ऑन द डायगोनल की बात चल रही होगी। और अगर आई जे से लेस है तो हम अबव द डायगोनल एलिमेंट की बात कर रहे होंगे किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में। समझ में आया? इसे हम कहते हैं, जो ये डायगोनल होता है जिसमें आई इक्वल टू जे होता है, तो इसे ही हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। इसे क्या नाम दिया जाता है? प्रिंसिपल डायगोनल। सही ना? एलिमेंट ऑन प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। अबव द प्रिंसिपल डायगोनल, बिलो तो डायगोनल एलिमेंट होते हैं उनके लिए आई और जे क्या होता है? सेम। जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं उनके लिए आई और जे सेम। जब आई जे से ग्रेटर होता है तो आप बिलो द डायगोनल रहते हैं, सही है। और जब जे आई से बड़ा हो जाता है तो आप एलिमेंट अबव देता हूँ। चलो, तो स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन जिसमें रो और कॉलम के एलिमेंट सेम हुए। स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप्स होते हैं। पहला डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब हुआ कि डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट सर्टेनली क्या हो? जीरो। डायगोनल के एलिमेंट मतलब जब आई जे के बराबर हो तो एलिमेंट कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, बट डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट हमेशा जीरो होंगे, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब डायगोनल के एलिमेंट कोई भी कांस्टेंट होंगे, कोई भी कांस्टेंट नंबर, जैसे इसमें 2 2 2 आ गया, और उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट चाहे वो अबव द डायगोनल हो चाहे बिलो द डायगोनल, मतलब जो आई जे के बराबर ना हो, तो वो हमेशा जीरो के बराबर हो। ऐसे ही यूनिट मैट्रिक्स मतलब डायगोनल के एलिमेंट 1 के बराबर हो जाए यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, और उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट क्या हो? जीरो। तो ये तीनों एक तरीके से डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब डायगोनल के एलिमेंट हो, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो। स्केलर का मतलब डायगोनल के एलिमेंट कांस्टेंट हो, बाकी सब जीरो। आइडेंटिटी का मतलब डायगोनल के एलिमेंट कांस्टेंट हो मगर वो कांस्टेंट किसके बराबर हो? 1 के बराबर हो। उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट सर्टेनली जीरो के बराबर हो, तो उसे हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, इसके बाद अगर हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी एक तरीके की स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन। अच्छा, इसमें दो पार्ट होते हैं, तो अपर ट्रायंगुलर होगी या लोअर ट्रायंगुलर। अगर हम अपर ट्रायंगुलर की बात करेंगे तो डायगोनल और डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट नॉन मतलब रियल नंबर होंगे, जीरो हो सकते हैं, बट डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट सर्टेनली जीरो होने चाहिए। मतलब ये एलिमेंट नॉन जीरो नहीं हो सकते हैं। उस डायगोनल और डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट कोई भी रियल नंबर हो, बट डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट सर्टेनली क्या होने चाहिए? जीरो। मतलब जब आई जे से ग्रेटर हो तो एलिमेंट ऑलवेज जीरो हो, जब आई जे से लेस या उसके बराबर हो तो एलिमेंट कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। लोअर ट्रायंगुलर में जस्ट अपोजिट होता है, मतलब डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट ऑलवेज जीरो होने चाहिए, डायगोनल और उसके नीचे के एलिमेंट कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, मतलब जीरो या नॉन जीरो हो सकते हैं, बट डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट ऑलवेज जीरो चाहिए। यानी अपर ट्रायंगुलर में डायगोनल का लोअर सेक्शन जीरो, लोअर ट्रायंगुलर में डायगोनल का अपर सेक्शन जीरो। अच्छा, ये तो आपको पता ही, जब आई जे से ग्रेटर होता है तो लोअर साइड वाले एलिमेंट होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? और जब आई जे से जब ग्रेटर होता है तो लोअर साइड, और जब आई जे से लेस होता है तो अबव द डायगोनल एलिमेंट होते हैं। तो उसके हिसाब से हमने ये अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात डिसाइड कर ली। सही है। अच्छा, इसके बाद अब जैसे आपने कोई एक मैट्रिक्स लिखी, ठीक है, ए आई जे, ठीक है, ऑफ ऑर्डर, सपोज आपने एन क्रॉस एन लिया, ठीक है,
तो हमने क्या किया, एक माइनर मैट्रिक्स बनाई। दो चीजें और सुन लीजिए, दैट इज माइनर मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो माइनर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय टेकिंग all element of matrix A but, मतलब माइनर मैट्रिक्स अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, MIJ की, ठीक है। तो मैट्रिक्स फॉर्म टेकल ऑल द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए बट नॉट इंक्लूड एलिमेंट्स ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। मतलब अगर हम किसी एलिमेंट AIJ के करस्पॉन्ड उसकी माइनर मैट्रिक्स MIJ लिखते हैं, तो उस मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, सारे एलिमेंट लेते हैं बट ith रो और jth कॉलम के एलिमेंट को छोड़ देते हैं, तो उससे एक मैट्रिक्स बनती है और जिसे हम कहते हैं माइनर मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, मतलब जनरली माइनर मैट्रिक्स क्या होगी इससे रिलेटेड चीजें नहीं पूछी जाएंगी, बट हाँ माइनर मैट्रिक्स की फीलिंग आपको पता होनी चाहिए। जैसे 3 2 1 2 1 3 3 1 1 की मैं बात करूं, सही है, और मैंने माइनर मैट्रिक्स M21 लिखना है। M21 का मतलब हुआ A21 के करस्पॉन्ड। A21 मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को छोड़ दीजिए, बाकी सारे एलिमेंट को कंबाइन करके मैट्रिक्स बना दीजिए, तो वो आएगी 2 1 1 1। समझ में आया कि नहीं, हमने सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को छोड़ दिया, मतलब थर्ड रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट को छोड़ दें, तो बाकी क्या हो जाए 3 2 और 1 3, इसी को कंबाइन करके हम मैट्रिक्स बना देंगे 3 2 और 1 3। तो ये आपकी माइनर मैट्रिक्स किसी भी एलिमेंट करस्पॉन्ड AIJ पे आ जाएगी। अब इसी माइनर मैट्रिक्स से निकलता है कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट AIJ, मतलब कोफैक्टर किसी भी एलिमेंट AIJ का, सही है ना। ये पूरा एनालिसिस हम फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स AIJ पढ़ रहे हैं, सही है ना। तो अब कोफैक्टर किसी भी एलिमेंट का AIJ जो होता है वो होता है -1 की पावर I प्लस जे इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ MIJ, मतलब जो माइनर मैट्रिक्स आती है ना उसका डिटर्मिनेंट, और उसको -1 की पावर I प्लस जे से मल्टीप्लाई कर देते तो हमें CIJ एक वैल्यू मिल जाती है। तो कोफैक्टर एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, समझना है। जो भी हम माइनर मैट्रिक्स निकालते हैं उसकी हेल्प से हम कोफैक्टर मैट्रिक्स कोफैक्टर निकाल लेते हैं किसी भी एलिमेंट AIJ का, और वो क्या होता है ये आपको पता चल गया, -1 की पावर I प्लस जे MIJ। जैसे अब इसी में अगर मैं आपसे पूछता सेम एग्जांपल जो आपने ऊपर लिया था कि m की वैल्यू जो है वो है 3 2 3 2 1 1 1 3 1, और इसमें मैं पूछूं C21 क्या होगा, तो -1 की पावर 2 प्लस 1 और डिटर्मिनेंट ऑफ M21 होगा। अच्छा M21 का डिटर्मिनेंट तो आप लिख ही लेंगे, -1 की पावर 2 प्लस 1 तो वो -1 हो जाएगा, और इसका डिटर्मिनेंट 2 -1, तो ये आंसर -1 आ जाएगा। यहीं पे मैं आपसे पूछूं C32 क्या होगा, तो -1 की पावर 3 प्लस 2 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ M32 मैट्रिक्स लिख के उसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, तो वो -9 -2, तो ये -7 आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो किसी भी मैट्रिक्स का कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है ये बात समझ में आ गई, हाँ या ना। अब आपने कोफैक्टर पढ़ लिया, अब याद होगा आपको मैंने बताया था ना डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब अगर आपको डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स की बात करते हैं तो याद है आपने पढ़ा था किसी भी मैट्रिक्स को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जब आप वैल्यू निकालते हैं, याद आ रहा होगा आपको, बोलिए। जैसे अगर मैं एक मैट्रिक्स लूं AIJ ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, तो आप इसको ऐसे तो लिखते हैं, दैट इज A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। मेरी बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं इसका A लिखूं, डिटर्मिनेंट A, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या होगा, कोई भी A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13। आप किसी भी एक रो
उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। अब कोफैक्टर तो निकालना आपने ऊपर सीखा ही है, तो उस रो के एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे, उस रो के एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके लिखोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, डिटरमिनेंट मिल जाएगा। सही है। अब वो कोई भी एक रो ले लो या कोई भी एक कॉलम ले लो और उसको उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो सेम रिजल्ट आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? अब यही याद है आपको, आप ऐसे ही तो लिखते हैं, C11 का मतलब हुआ -1 की पावर 1 + 1 2, और इसके बाद माइनर मैट्रिक्स MIJ का डिटरमिनेंट M11 का, तो M11 में फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम छोड़ोगे तो क्या बचता है, A22 A23 A32 A33। याद आया कि नहीं? अच्छा, इसके बाद -A12 आता है। अच्छा, ये माइनस क्यों आता है? जब इसका कोफैक्टर लिखते हो तो -1 की पावर 1 + 2 आ जाता है, उससे एक माइनस आ जाता है, और यहाँ पे क्या आ जाता है, A21 A23 फिर A31 A33। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ऐसे यहाँ A13 लिखते हो और C13 लिखते हो तो 3 + 1 4 हो जाता है, और M13 का डिटरमिनेंट लिखते हो तो A21 A22 A31 और A32, यही मल्टीप्लाई करके आप डिटरमिनेंट निकाल देते हैं। तो इसीलिए आपने वो डिटरमिनेंट निकालने का जनरल ये वाला रिजल्ट पढ़ा था। तो बेसिकली क्या होता है, किसी भी रो या कॉलम को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, तो आपको हमेशा डिटरमिनेंट मिल जाता है। सही है। ये डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने का शॉर्टकट है कि आप इस शॉर्टकट को यूज करके डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करने का शॉर्टकट है। रो को किसी भी रो, अच्छा किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। कोफैक्टर का मतलब समझ में आया? किसी भी एलिमेंट का अगर आपको कोफैक्टर निकालना है तो क्या करोगे, -1 की पावर i + j और MIJ जो माइनर मैट्रिक्स बनेगी उस एलिमेंट के करस्पॉन्ड, यानी उस एलिमेंट, उस रो या उस कॉलम के एलिमेंट को छोड़ के बाकी रो या कॉलम के एलिमेंट को लेने के बाद एक माइनर मैट्रिक्स बनेगी। उस माइनर मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा उसमें -1 की पावर i + j से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका कोफैक्टर आएगा। अच्छा, उसी एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे रो वाइज या कॉलम वाइज, तो आपको हमेशा डिटरमिनेंट की वैल्यू मिलेगी। सही है। तो मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट हो गया और उसके हिसाब से आप डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लेंगे, वहां से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको हर बार आंसर मिल जाएगा। सही है ना? अच्छा, इसके बाद दो वर्ड आते हैं, एक आता है ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसकी प्रॉपर्टीज अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का सिंपल मतलब होता है, जैसे आपने एक मैट्रिक्स ए लिखी AIJ ऑफ ऑर्डर M × N, और आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो या तो इसको A डैश कह दो या AT कह देते हैं, तो ये हो जाता है AJI ऑफ ऑर्डर N × M। मेरी बात समझ में आ रही? मतलब रो कॉलम बन जाता है और कॉलम रो बन जाता है, बस ट्रांसपोज का इतना मतलब होता है। मतलब रो और कॉलम को आप आपस में क्या कर देते हैं, इंटरचेंज। रो और कॉलम को आप आपस में क्या कर देते हैं, इंटरचेंज। ठीक है। अच्छा, यहीं पे एक वर्ड आता है ट्रेस, यहीं पे एक वर्ड आता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। सही है। तो ट्रेस का मैट्रिक्स का मतलब होता है, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है AIJ ऑफ ऑर्डर N × N, तो ट्रेस ऑफ ए का मतलब होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, मतलब i = 1 से लेके AII, मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, उसे हम कहते हैं ट्रेस। वो भी किसमें, ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में आप सारे डायगोनल एलिमेंट का सम निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ट्रेस वैल्यू मिल जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ट्रेस का मतलब हुआ सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, और ट्रांसपोज का मतलब क्या हो गया, रो और कॉलम के एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए तो ट्रांसपोज आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए, इनकी प्रॉपर्टीज अभी बाद में देखेंगे जब एडिशन सब्ट्रैक्शन और ये पढ़ेंगे। अब आते हैं मैट्रिक्स के ऑपरेशंस पे। ठीक है ना? जैसे अब एक जनरल सा क्वेश्चन था कि हाउ मेनी मैट्रिक्स of different order can be formed by taking 24 elements। बताइए, 24 एलिमेंट्स को लेके आप कितनी मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं डिफरेंट ऑर्डर? हाउ मेनी डिफरेंट ऑर्डर मैट्रिक्स कैन बी फॉर्म्ड बाय टेकिंग 24 एलिमेंट्स। 24 एलिमेंट्स को लेकर आप कितनी डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं?
वैसे तो क्वेश्चन पीएनसी का है, बट हाँ अभी जितनी अप्रोच आपने पढ़ी है उसके हिसाब से आप सोच तो सकते हैं। मैं आपको डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिक्स लिखनी है, तो मान लेते हैं एक मैट्रिक्स ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन है कि नहीं है, और अब आपको डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिक्स लिखनी है, तो इसका मतलब एम क्रॉस एन 24 जितने तरीके से लिख सकते हैं उतनी पॉसिबिलिटी है। तो एक तो हो गया 1 24, एक हो गया 2 12, एक हो गया 3 8 4 6, बाकी तो रिवर्स हो जाएंगे। तो हर टाइप की दो दो मैट्रिक्स होती चली जाएंगी, तो टोटल मैट्रिक्स कितनी हो गई? 8 मैट्रिक्स। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, ये बताओ। अरे हाँ या ना बोलिए भाई, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट हो तो बोलो। नो सर। तो जितने भी इस तरह के प्रोडक्ट आप लिख सकते हैं, उतने ही डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिक्स आप हर बार सिंप्लीफाई। सही है। तो उसमें सबसे पहले आता है एडिशन, एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले हम मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमने कहा एक मैट्रिक्स ए है ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन, एक मैट्रिक्स बी है ऑफ बी आई जे ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन। पहली चीज, दो मैट्रिक्स को ऐड सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। अब जैसे आप मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो करस्पॉन्ड एलिमेंट ए आई जे से करस्पॉन्ड एलिमेंट बी आई जे ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सही है। जब दो मैट्रिक्स को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो करस्पॉन्ड एलिमेंट ए आई जे से करस्पॉन्ड एलिमेंट बी आई जे ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। तो ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। अगर दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, तो उसका आप एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। मेरी बात सुनिए। अच्छा, एक मैट्रिक्स आपने नहीं पढ़ी, दैट इज नल मैट्रिक्स। इसी को हम कह देते हैं कहीं कहीं जीरो मैट्रिक्स। ये भी थोड़ी सी यूजफुल मैट्रिक्स है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? ओ से। ठीक है। जैसे हमने इसमें कहा ओ आई जे ऑफ एलिमेंट एन क्रॉस एन है, तो इसका मतलब ओ आई जे हमेशा क्या होगा? जीरो फॉर ऑल आई एन जे। सही है। आई और जे कुछ भी हो, सारे एलिमेंट क्या होंगे? जीरो के बराबर होंगे। तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। मतलब किसी भी ऑर्डर की आपने मैट्रिक्स लिखी, उसमें सारे एलिमेंट आपने जीरो ले लिए, तो उस मैट्रिक्स को आप क्या कहते हैं? नल मैट्रिक्स। सही है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है, नल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है ऐसा जरूरी आवाज नहीं आ रही आपकी। मैट्रिक्स फिर से बता देता हूँ। तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है? जैसे हमने एक मैट्रिक्स ली ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन, एक मैट्रिक्स ली बी आई जे ऑफ ऑर्डर पी क्रॉस टू। तो पहले दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए।
दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी कि रो के बराबर होना चाहिए m इक्वल टू पी और कॉलम के बराबर होना चाहिए n इक्वल टू क्यू। तो अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो उसे हम कहते हैं ऑर्डर सेम हो और करस्पॉन्ड एलिमेंट के बराबर हो, मतलब ए आई जे बी आई जे के बराबर हो, तो हम कहते हैं मैट्रिक्स ए जो है वो मैट्रिक्स बी के बराबर है। तब ए और बी क्या होती है, इक्वल मैट्रिक्स होती है। सही है। तो जब दो मैट्रिक्स ऐड करते हैं तो करस्पॉन्ड एलिमेंट से करस्पॉन्ड एलिमेंट को ऐड कर देते हैं, और दो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स को आपस में ऐड या सेपरेट किया जा सकता है। दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होती है जब उनका ऑर्डर सेम हो और करस्पॉन्ड एलिमेंट के बराबर हो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये बात हो गई ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स की। स्क्रीन गई। एक मैट्रिक्स ए है, ए आई जे ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, ठीक है। तो हमने कहा कि के ए मैट्रिक्स है, तो जो के है वो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, जहाँ पे के कोई भी रियल नंबर हो सकता है। समझ में आया? मतलब अगर हम किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्केलर उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है। के मतलब एलिमेंट के साथ, यानी सेम रिवर्स में अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स से कोई कांस्टेंट कॉमन करना है तो वो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में कॉमन होगा, तो हम उसको के टाइम्स करके बाहर कर सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? मतलब अगर आपने कहा कि फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हमने कहा कि एक मैट्रिक्स ए है 2 1 3 -1 और हमें 2a लिखना है, तो वो हो जाएगा 4 2 6 -2। यानी अगर हम इससे 2 बाहर करना है तो हम क्या करेंगे, सारे, जैसे अब कोई एक मैट्रिक्स आपके सामने लिखी हुई है 3 6 9 12, तो आप इसको लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ 1 2 3 4। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब सारे एलिमेंट से 3 कॉमन आ रहा है तो आप उसको बाहर कर सकते हैं। अगर आपने किसी मैट्रिक्स में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया तो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक समझ में? अब जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं सिंपल सा कि x प्लस वाई इक्वल टू 2 3 1 4, सही है ना, एंड x ट्रांसपोज माइनस y ट्रांसपोज, या ऐसे ले लो 2x ट्रांसपोज माइनस y ट्रांसपोज। चलो ये तो अभी आगे की बात आएगी, अभी सिंपल सा क्वेश्चन ले लो। 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 2 -1 2, फाइंड मैट्रिक्स x एंड y। पहला सवाल, x और y मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा? पहला सवाल, x और y मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा? ऑब्वियसली एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप तभी कर सकते हैं जब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, सेम। सर 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2। अब बताओ व्हाट इज x मैट्रिक्स एंड व्हाट इज y मैट्रिक्स, क्विक। तो मान लेते हैं x और y दो मैट्रिक्स हैं, सिंपल जैसे सॉल्व करते हैं वैसे x मैट्रिक्स हो गया प्लस y मैट्रिक्स हो गया, 2x प्लस y मैट्रिक्स हो गया, ये आ गया आपका 2 3 1 4, ये तो मैट्रिक्स x आ गया होगा आपका 1 -1 -2 -2। हाँ, दोनों मैट्रिक्स को आपस में क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस एक्स मैट्रिक्स, अब करस्पॉन्ड एलिमेंट से करस्पॉन्ड एलिमेंट माइनस कर देंगे, तो 2 -3 -1, 3 -2 -1, 1 + 1 2 और 4 -2 2, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स मैट्रिक्स कितनी आ जाएगी, 1 1 -2 -2। ये आ रहा है क्या, देखो एक्स मैट्रिक्स कितनी आ रही है भाई, 1 1, बोलिए सर 1 -2 -1 -2 -2। 1 -1 आ रहा है क्या? यस सर। अच्छा, यहाँ पे ये +1 आएगा ऐसा। 1 -1 -2 -1, देख लीजिए y मैट्रिक्स सेम ऐसे क्या आ जाएगा, 4। तो सिंपल सी बात थी, आपने 2 मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई किया और करस्पॉन्ड एलिमेंट निकाल के उन इसको सॉल्व करके दोनों मैट्रिक्स को, तो करस्पॉन्ड पहला एलिमेंट a11 इक्वल टू b11 कर दिया, फिर a212 इक्वल टू b12 कर दिया, ऐसे ही a1321 इक्वल टू b21 कर दिया और a22 इक्वल टू b22 कर दिया। वहां से आपने x और y में दो इक्वेशन बना ली, z और w में दो इक्वेशन बना ली, x y z w सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर दिया। ये नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज है। आप आराम से मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मतलब आराम से स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इक्वल मैट्रिक्स, इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं आएंगे। और दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी जब उनका ऑर्डर सेम होगा
और करस्पॉन्ड एलिमेंट के सेम होगा। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स की। तो हम दो मैट्रिक्स को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसमें क्या है, जैसे हमने एक मैट्रिक्स ए ली, ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन, एक मैट्रिक्स हमने बी ली ऑफ बी आई जे ऑफ ऑर्डर पी क्रॉस क्यू। तो ए बी का मतलब हुआ प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए टू बी, या इसी को कह सकते हैं पोस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ बी टू ए। मतलब अगर बी के तरफ से देखोगे तो बी का ए में पोस्ट मल्टीप्लाई हुआ है, अगर ए की तरफ से देखोगे तो ए का बी में प्री मल्टीप्लाई हुआ है। तो इसी ए बी को कहने के ये दो तरीके हैं, प्री मल्टीप्लिकेशन ए टू बी एंड पोस्ट मल्टीप्लिकेशन बी टू ए। मेरी बात समझ में आ रही है? इसी को कहने के ये दो अलग अलग तरीके हैं कि प्री मल्टीप्लिकेशन एंड पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, अब अगर आपने कहा कि ए अब क्या हो, नंबर ऑफ कॉलम किसमें, ए में, जो प्री मल्टीप्लाई हो रही है, वो इक्वल हो किसके, नंबर ऑफ रोज इन बी के। तो ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन केवल तभी पॉसिबल है जब ए में नंबर ऑफ कॉलम और बी में नंबर ऑफ रो क्या हो, सेम हो। समझ में आ रहा है? ए में नंबर ऑफ कॉलम और बी में नंबर ऑफ रो सेम हो। क्लियर है? इसका मतलब अगर मैंने कहा कि ए मैट्रिक्स एम क्रॉस एन है, बी मैट्रिक्स ए क्रॉस एन है, तो ए बी इज डिफाइंड व्हेन एन इक्वल टू पी, जब एन किसके बराबर होगा, पी के। एन मतलब नंबर ऑफ कॉलम इन ए और पी मतलब नंबर ऑफ रो इन बी। अच्छा, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो इसका ऑर्डर आएगा, मतलब ए बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होकर एक मैट्रिक्स सी बनाएगी, इसका एलिमेंट सी आई जे होगा और इसका जो ऑर्डर होगा वो एम क्रॉस क्यू के बराबर होगा। मतलब ए मैट्रिक्स का इसका जो ऑर्डर होगा एम क्रॉस क्यू का मैट्रिक्स, यानी एम का मतलब हुआ नंबर ऑफ रो इन ए और क्यू का मतलब हुआ नंबर ऑफ कॉलम इन बी। समझ में आया? तो जो इसका ऑर्डर आएगा वो एम क्रॉस एन क्यू के बराबर आएगा, एम क्रॉस क्यू के। सही है? और अब ये मैट्रिक्स डिफाइन ही तब होगा जब एन पी के बराबर होगा। तो अगर हम यहीं पे आपसे पूछें सेम एज, ठीक है, बी ए इज डिफाइंड ओनली व्हेन, बी ए कब डिफाइन होगा, जब बी में नंबर ऑफ कॉलम यानी क्यू और ए में नंबर ऑफ रो, यानी जब क्यू किसके बराबर होगा, एम के। और इसका ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर होगा बी में नंबर ऑफ रो और एन, यानी पी इक्वल टू एन, पी क्रॉस एन। ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा और ये डिफाइन तब होगा जब क्यू एम के बराबर होगा, तब हम कहेंगे बी ए मैट्रिक्स डिफाइन होगा। तो कब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करते हैं, कब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्या प्री मल्टी ए बी का मतलब प्री मल्टीप्लाई ए टू बी, पोस्ट मल्टीप्लाई बी टू ए। तो ए बी डिफाइन कब होगा, जब नंबर ऑफ कॉलम इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी होगा। सही है? और बी ए डिफाइन कब होगा, जब बी ए कब डिफाइन होगा, जब बी में नंबर ऑफ कॉलम ए के नंबर ऑफ रो के बराबर होंगे और इसका ऑर्डर पी क्रॉस एन होगा। ये ध्यान रखिएगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही तब होता है। अच्छा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं ये तो आपको पता ही होगा। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स, एक मैं एग्जांपल सिर्फ समझा देता हूँ, 2 3 1 4 है और एक बी मैट्रिक्स है 2 1। ये मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की है और ये मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 1 की। तो ऑब्वियसली दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि ये वाला 2 और ये वाले 2 सेम है। अब मान लो हमने ए बी डिफाइन किया, सही है, बट बी ए पॉसिबल है कि नहीं बताओ?
बी ए पॉसिबल है? बोलो। नो सर। चलो ये बात तो क्लियर हो गई। अब जब हम ए बी डिफाइन करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें यहाँ से इसका एलिमेंट 2 1 लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करके एलिमेंट बना देंगे। तो पहला एलिमेंट क्या लिखोगे, 4 + 3 और 2 + 4, फिर 2 1 लेंगे, समझ में आया? और यही एलिमेंट कितने ऑर्डर का आ जाएगा, 2 × 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ जाएगी। तो एलिमेंट क्या आएगा, 7 6, 2 × 1। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे जितने भी कॉलम आते जाएंगे उन सारे कॉलम के एलिमेंट उठाएंगे, एक एक रो में मल्टीप्लाई करके लिखते चलेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम होते हैं और इसमें जो नंबर ऑफ रोज होती है, सॉरी, इसमें नंबर ऑफ कॉलम और इसमें जो नंबर ऑफ रोज होती है वो सेम होनी चाहिए, तभी आप एलिमेंट मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। इसका मतलब मैंने इतनी देर से आपसे क्या कहा कि अगर एक मैट्रिक्स ए है, ए आई जे ऑफ ऑर्डर m × n, एक मैट्रिक्स बी है, बी आई जे ऑफ ऑर्डर n × p, और एक मैट्रिक्स सी आएगी, सी आई जे ऑफ ऑर्डर m × p, जो कि किसके बराबर है, ए बी मैट्रिक्स के। तो जो सी आई जे एलिमेंट होता है वो होता है सिग्मा k = 1 से लेके n a i k b k j, इस सम के बराबर होता है। सही है, जहां पर i की वैल्यू 1 से लेके m के बीच में होती है और j की वैल्यू 1 से लेके p के बीच। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जनरल कॉन्सेप्ट है। आप कोई भी एलिमेंट मल्टीप्लाई करके लिख के देख लीजिएगा तो वो इसी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से गवर्न होता है। आप आराम से उसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इसी हिसाब से आप आराम से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करके लिखते चले जाएंगे। कैसा भी मल्टीप्लिकेशन आ जाए आप सीधा सिंप्लीफाई करके ये काम कर सकते हैं। चलिए जैसे एग्जांपल एक कर लेते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स आपको दी हुई है 2 3 1 1 1 3, और एक बी मैट्रिक्स आपको दी हुई है 2 3 1 1 1 -1। ये मैट्रिक्स है 3 × 2, ये मैट्रिक्स है 2 × 3। फाइंड ए बी एंड बी ए इफ पॉसिबल। सही है, बताओ दोनों में से मैं कौन सा कर दूं, ए बी कर दूं? पहला ए बी पॉसिबल है, 3 × 3 की मैट्रिक्स आएगी, हाँ है ना? चलो 3 × 3 की मैट्रिक्स आओ, अब यहाँ से एलिमेंट उठाओ 2 1, देखो क्या ये पॉसिबल है भाई? पहला ए बी पॉसिबल है, जल्दी हाँ या ना में जवाब दो भाई। यस सर। यस सर। ए बी पॉसिबल है? एक ऑर्डर सही लिखा है पहले तो ये देखो, एक ऑर्डर सही लिखा है कि नहीं ये बताओ। यस नो। नो नो। फिर कैसे पॉसिबल है? 2 × एक ऑर्डर गलत लिखा है ना, एक काम करो इसको सही एलिमेंट वाइज लिख लो, पॉसिबल कर लेते, नहीं तो कैसे चलेगा। 2 1 3 2 1 3, अब पॉसिबल हो जाएगा, देखो। सर बी का भी 2 × 2। हाँ बी का ऑर्डर 2 × 2 हुआ, हाँ सही है। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं पहले तो ये चेक करो। हाँ ए बी तो पॉसिबल है, बताओ ए बी क्या आएगा। अच्छा क्या बी ए पॉसिबल है? पहले इस बात का जवाब दो, बी ए पॉसिबल है कि नहीं? बी ए पॉसिबल है? यस सर, बी ए हो जाएगा। तो बी ए हो जाएगा। अरे नहीं सर, ये और ये कहाँ बराबर है भाई, तो बी ए तो नॉट पॉसिबल हो गया। ए बी पॉसिबल है क्योंकि ये 2 और ये 2 बराबर है। बताओ ए बी अगर पॉसिबल है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी। सबसे पहले आप ये 2 1 लो, मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो 4 + 1 6 + 2 2 + 3, फिर 3 और 1 लो, तो 6 - 1 9 - 2 3 - 3, 21 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी 3 × 2 की। अब सॉल्व करो, 5 5 8 5 7 0, ये मैट्रिक्स 3 × 2 की आ जाएगी। रूल्स की बात कर लेते हैं। जैसे
ए प्लस बी, ए और बी दो मैट्रिक्स है, ए प्लस बी करोगे तो बी प्लस ए दोनों सेम आएगा। ए एंड बी आर सेम ऑर्डर मैट्रिक्स। ध्यान रखिएगा कुछ चीजें सर्टेन सी हैं। जैसे अगर आपने कहा कि ए प्लस आई करेंगे तो सारे डायगोनल एलिमेंट में जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1 का चेंज आ जाएगा। सही है ना। मतलब अगर मैं इसको देखूं, जैसे इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि अगला ए मैट्रिक्स जो है वो ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन है और आप ए प्लस आई एन लिखना चाहते हैं। सही है ना। तो वो क्या हो जाएगा, ए आई जे प्लस 1 हो जाएगा जब आई जे के बराबर होगा, और ए आई जे ही रहेगा जब आई और जे बराबर नहीं रहेंगे। ये बात मेरी समझे कि नहीं। तो जो भी डायगोनल एलिमेंट है उसमें 1 1 1 ऐड हो जाएगा, बाकी सारे एलिमेंट हमेशा सेम रहेंगे। ये मैं इसलिए बता, क्या होता है कि जो आपके एलिमेंट लिखे होते हैं ना, कई बार ऐसा सर आप बीच बीच में कट रही है। आवाज कट के आ रही है आपकी। जो आपके किसी भी मैट्रिक्स में अगर कोई नल मैट्रिक्स ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें तो उससे वही मैट्रिक्स आ जाएगी, हाँ या ना। जहां पर ओ क्या है, सेम ऑर्डर नल मैट्रिक्स। सही है ना। तो किसी मैट्रिक्स में आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो उससे वही मैट्रिक्स आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद अगर किसी मैट्रिक्स में हम क्या करें, बी प्लस माइनस सी कर दें, तो चूंकि हम ए को प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी प्लस माइनस सी में, तो ए का बी में प्री मल्टीप्लाई होगा और ए का सी में भी प्री मल्टीप्लाई होगा। ये ध्यान रखिएगा, ए का बी में भी प्री मल्टीप्लाई होगा और बी का ए का सी में भी प्री मल्टीप्लाई होगा। मेरी बात सुनिए। और एबीसी जो है वो ऐसे ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं कि आपका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो रहा है। समझ में आया। तो जैसे ए को बी से मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं तो ए को बी से प्री मल्टीप्लाई करेंगे और बी को ए से। अच्छा, इसी में रिवर्स में अगर आप दोनों मल्टीप्लिकेशन से ए मैट्रिक्स कॉमन करेंगे तो दोनों में मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सेम सेंस में होना चाहिए। मतलब अगर बी में प्री मल्टीप्लाई है तो सी में भी प्री मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो ही आप ए कॉमन कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका सिंपल लॉजिक ये है कि ए बी और बी ए ऑलवेज बराबर नहीं होते। ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जहां ये बराबर आ सकते हैं, बट ए बी बी ए के बराबर होगा हमेशा, ऐसा जरूरी नहीं होता। अब बात आती है कि जब बराबर होगा तो क्या होगा। तो अगर ए बी और बी ए बराबर होंगे तो उसे हम कहते हैं ए एंड बी आर कम्यूटेटिव मैट्रिक्स। सही है ना। अगर ए बी बी ए के बराबर होता है तो ए एंड बी क्या होते हैं, कम्यूटेटिव मैट्रिक्स होते हैं। इन जनरल ए बी और बी ए बराबर नहीं होते, बट अगर ए बी और बी ए बराबर हैं तो उसे हम कहते हैं ए बी ए, मतलब ए बी आर द कम्यूटेटिव मैट्रिक्स। अच्छा, कम्यूटेटिव मैट्रिक्स का बेनिफिट क्या होता है, मतलब इससे चीजें कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि ए एंड बी आर कम्यूटेटिव मैट्रिक्स है और आपको ए प्लस बी का स्क्वायर करना है, तो ऑब्वियसली ए प्लस बी के, अच्छा ए प्लस बी के स्क्वायर से पहले अगर हम ऐसे समझे, कह रहे हम किसी मैट्रिक्स को n टाइम्स मल्टीप्लाई करें, तो यानी a इंटू ए डॉट डॉट ए, n कोई भी नेचुरल नंबर हुआ तो मैट्रिक्स n बार मल्टीप्लाई हो गए। अच्छा, अगर हम कहें a की पावर a की पावर m की पावर n हो तो उसे हम a की पावर mn लिख सकते हैं। mn n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ऑब्वियसली a को m बार मल्टीप्लाई करो और फिर उसको n बार मल्टीप्लाई करो तो a की पावर mn आ गया। सही है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, a की पावर n का मतलब a डॉट a की पावर n को n टाइम्स मल्टीप्लाई करना। तो जैसे a 24 लिखा, a की पावर 24 लिखा, तो यानी a को 24 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। सही है। अब जैसे आपने a प्लस बी का स्क्वायर निकाला तो हमने कहा भाई a प्लस बी को a प्लस बी से ही मल्टीप्लाई कर देंगे हम। सही है ना। तो जैसे आएगा तो a स्क्वायर प्लस ए बी, अच्छा इसके बाद बी ए प्लस बी स्क्वायर। अब अगर आपने कहा कि ए बी और बी ए बराबर है, सही है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी अगर ए और बी कम्यूटेटिव मैट्रिक्स है तो ये बाइनोमियली ओपन हो गया कि नहीं, सोचो। ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
तो ये बेनिफिट होता है। मतलब अगर हम कहें कि ए एंड बी आर कम्यूटेटिव मैट्रिक्स, सही है, तो ए प्लस बी इसकी पावर n अगर आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, NC0, याद है, a की पावर n, a की पावर a डॉट n, सही है ना, NC1 a की पावर n-1 इंटू बी, याद आ रहा है कि नहीं बताओ, प्लस NC2 a की पावर n-2 b स्क्वायर a की पावर n-2 b स्क्वायर, याद आ रहा होगा सबको, एंड डॉट 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 NCN b की पावर n एंड b की पावर n। अगर a और b, a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर, और a और b कैसे हैं, कम्यूटेटिव मैट्रिक्स है, a और b कैसे हैं भाई, कम्यूटेटिव मैट्रिक्स है। तो आप ये रिजल्ट बाइनोमियली ओपन करके ऑलवेज लिख सकते हैं, और इस रिजल्ट का अपना इंपॉर्टेंस है। तो बाइनोमियली ओपन करके आप ये रिजल्ट लिख सकते हैं, और इस रिजल्ट का अपना इंपॉर्टेंस है। समझ में आया ना। इस रिजल्ट से ज्यादा जैसे बेनिफिट क्या है, जैसे ए एंड आई आर कम्यूटेटिव मैट्रिक्स, अगर आप ए और आई की बात करो तो दोनों कम्यूटेटिव मैट्रिक्स है। क्यों भाई, ए इंटू आई करो या आई इंटू ए करो, मतलब आई को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट हमेशा सेम रहता है, तो ये कम्यूटेटिव मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब अगर हम कहीं भी अच्छा आई की पावर कितना भी कर लो तो वो हमेशा आई रहेगा, आई को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो तो रिजल्ट आई रहेगा। तो यानी कि अगर हम आई प्लस ए की पावर n ओपन करें तो वो क्या आएगा आपका, NC0 प्लस NC0 आई प्लस NC1 ए NC2 ए स्क्वायर से लेके NCN ए की पावर n आएगा। क्यों, क्योंकि ये कम्यूटेटिव मैट्रिक्स आई है ना, और आई की पावर n हमेशा आई होगा ही, और आई को किसी मैट्रिक्स में कितनी बार ही मल्टीप्लाई कर दो तो वो रिजल्ट आ जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस रिजल्ट को यूज करते हुए अब तक 2 या 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किसी मैट्रिक्स को आई प्लस ए की फॉर्म में लिखा गया और फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करके वो चीजें निकाली गई। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं। अच्छा, किसी मैट्रिक्स को अगर आपको n बार मल्टीप्लाई करना है, ए की पावर n आपको निकालना है, तो आप मल्टीप्लाई करके वो चीज सिंप्लीफाई करेंगे, वहां से आपको वही सेम आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है कि नहीं। कम्यूटेटिव एंटी कम्यूटेटिव की बात समझे कि नहीं, अरे हाँ या ना, कोई कंफ्यूजन या डाउट आ हाँ रहा हो तो बोलो। हाँ भाई चलिए, तो दो एक मैट्रिक्स आपको दी हुई है एफ एक्स, है ना, और आपको क्या करना है, एफ एक्स इंटू एफ वाई क्या आएगा ये बताना है। तो इसमें नॉर्मल आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो जो एफ एक्स मैट्रिक्स है अगर आप उसको लिखेंगे, जैसे एफ एक्स इंटू एफ वाई आपको करना है, तो एफ एक्स मैट्रिक्स जो है वो क्या हो जाएगी, दैट इज कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स एंड कॉस एक्स, और जो ये आपकी एफ वाई मैट्रिक्स हो जाएगी वो हो जाएगी कॉस वाई साइन वाई माइनस साइन वाई एंड कॉस वाई। जैसे आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मल जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये कॉस वाई माइनस साइन वाई पहले इस वाली रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये मल्टीप्लिकेशन करके बना देगा, दैट इज कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। इसके बाद इसी कॉस और माइनस साइन को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा कॉस वाई साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस वाई, तो ये बना देगा माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। इसके बाद इन दो एलिमेंट को उठाएंगे, साइन वाई कॉस वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन वाई कॉस एक्स प्लस कॉस साइन एक्स कॉस वाई, तो ये बना देगा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। फिर इसी साइन वाई कॉस वाई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन एक्स और कॉस एक्स से, तो साइन वाई माइनस साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, तो ये बना देगा कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये लिखा हुआ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आपको एक मैट्रिक्स ए दे रखी है और एबीसी की वैल्यू 1 दे रखी है,
ए इंटू ए ट्रांसपोज का जो प्रोडक्ट है वो आई दे रखा है। तो सबसे पहले ए और ए ट्रांसपोज का प्रोडक्ट निकालते हैं। तो जो ए ट्रांसपोज आएगा, है ना, वो आ जाएगा, इसमें रो और कॉलम के एलिमेंट इंटरचेंज कर लेंगे, तो ए बी सी ए बी, तो वही मैट्रिक्स आ गई। अब हम ए और ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो बेसिकली ए बी सी ए बी, इसी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे ए बी सी ए और सी ए बी के साथ, सही है ना। तो जैसे आप इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ए बी सी पहले मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यहाँ पे वही आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यहाँ आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माई बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ पे वही आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यहाँ पे आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यहाँ पे आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सही है ना। अच्छा, यही आपको गिवन है कि ए ट्रांसपोज और ए जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई के बराबर है। अच्छा, आई अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 की लिखोगे तो 1 0 1 0 1 0 0 0 1 होगा। अब दो मैट्रिक्स जब इक्वल होंगी तो उनके सारे एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे, तो यहाँ से हमें आउटपुट मिलता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 1 है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जो वैल्यू है वो 0 है। अब हमें कैलकुलेट करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अच्छा, हमें ए बी सी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 1, ये हमें दे रखी है, और हमें चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अच्छा, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब जो होता है वो होता है ए प्लस बी प्लस सी, सही ना, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी, ये होता है। अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी हमें चाहिए, हमें ये पता है, इसकी वैल्यू पता है, ये निकालेंगे, ये पता है, ये पता है, अभी हमें ए प्लस बी प्लस सी चाहिए, तो हमें पता है कि अगर हम ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कर दें, सही है ना, तो वो रिजल्ट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपको पता है, तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का जो स्क्वायर आएगा वो आ जाएगा 1, यानी कि जो a प्लस बी प्लस सी है वो प्लस माइनस 1 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा तो कुछ कंडीशन कही नहीं की कि ABC पॉजिटिव है या निगेटिव है, ऐसा कुछ कहा नहीं, रियल नंबर्स हैं, प्लस माइनस 1 कुछ भी ले सकते हैं। अब यही वैल्यू उठा के आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, जैसे ही सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1 इंटू 1 माइनस 0 और प्लस का 3, तो यहाँ से वैल्यू आएगी 3 प्लस माइनस 1, इसका मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना आ जाएगा, या तो 2 या, अब ये कहते था कि अगर सारे क्वांटिटी पॉजिटिव है तो सिर्फ +1 ले लेते तो आंसर 4 हो जाता। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज और ऑब्जर्व की कि अगर ए और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डायगोनल में एलिमेंट है वो हर रो के एलिमेंट का स्क्वायर आता है, ये ध्यान रखिएगा, इट इज इम्पोर्टेंट। मतलब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें ये पता चला कि अगर हम एक मैट्रिक्स ए ले लें, ए बी सी, ठीक है, डी ई एफ और जी एच आई, है ना, तो अगर हम कहें कि डायगोनल मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, देन सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इन ए ट्रांसपोज, तो वो होता है सारे एलिमेंट का स्क्वायर का सम, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा, ये कई बार ये जो रिजल्ट मैं लिखवा रहा हूँ ये डायरेक्ट यूज हो जाता है। कोई भी मैट्रिक्स 3x3 के आपके सामने है, आपको अगर ए ट्रांसपोज, याद रखिएगा, ए और ए ट्रांसपोज को आपने मल्टीप्लाई किया है और उसके डायगोनल एलिमेंट का सम आपने निकाला है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट इन ए ट्रांसपोज, तो वो क्या होता है, जितने भी डायगोनल एलिमेंट आप जितने भी एलिमेंट आप ले रहे हैं ABCDEFGHI, सबके स्क्वायर के सम के बराबर हो जाता है। बस ये चीज ध्यान रखिएगा, इसी का आप यूज कर सकते हैं, जहां आपको जरूरत पड़ेगी वहां आप आराम से इसी को यूज करके चीजें सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।